हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। अपन पढ़ रहे थे एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल हस्बेंड्री में अपन ने जो गाय भैंस भेड़ बकरी थी उनकी नस्लें कंप्लीट कर ली थी। आज अपन जो शुरू करेंगे वो करेंगे ऊँट की नस्लें, और ऊँट की नस्लों के बारे में अपन पढ़ेंगे। क्लियर? तो अपन ने पहले गाय भैंस भेड़ और बकरी चारों की जो नस्लें थी उनको कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में जो अपन पढ़ेंगे वो ऊँट की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी अपने साथी हैं उन सभी साथियों को आप क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है भैया। तो देखिएगा, आज अपन बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में काउ ब्रीड कैमल ब्रीड की बात करते हैं, ऊँट की नस्लों की बात करते हैं। इससे पहले अपन ने जो नस्लें पढ़ी थी वो अपन ने पढ़ ली भैया। गाय पढ़ी, भैंस पढ़ी, भेड़ पढ़ी और बकरी। इनके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने जान लिया था, और इनके जो नाम है उनके बारे में, वैज्ञानिक जो नाम है इनके, उनके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। दूसरी बात, अपन ने इन चारों का जो कुल था, इन चारों का जो कुल था वो कौन सा था? बोविडी। कौन सा था? बोविडी फैमिली से थी। लेकिन अब जो नस्लें आ रही है वो आ रही ऊँट की। ऊँट की यहाँ पे फैमिली भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये चारों जो पशु थे, एनिमल थे, इनकी तो सबका जो कुल था वो एक ही था, क्या? बोविडी। लेकिन जो ऊँट है उसका कुल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और ऊँट का जो कुल होगा वो कौन सा होगा भैया? कैमेलिडी। कौन सा होगा? कैमेलिडी। चलिए देखते हैं अपन आगे ऊँट के बारे में। अब देखिएगा, हाँ ये देखो ऊँट। ऊँट के बारे में अपन बात करते हैं तो ऊँट की फैमिली अपन ने बता दिया, कैमेलिडी होती है। इसके अतिरिक्त अपनी जो गाय भैंस भेड़ और बकरी, इन सभी का जो कुल होता है वो कौन सा होता है भैया? बोविडी। इसका अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन चारों का तो बोविडी होता है, लेकिन अपने ऊँट का कैमल से ही नाम आ जाता है यहाँ पे, क्या? कैमेलिडी। ओके। ऊँट दो प्रकार के होते हैं भैया, वास्तव में ऊँट दो प्रकार के होते हैं, एक तो देसी और एक विदेशी मान लीजिएगा। एक अपन अरबियन ऊँट मान सकते हैं और एक अपन मान सकते हैं तो अपने एशियन ऊँट मान सकते हैं, ठीक है। अरबियन ऊँट एक कुबड़ वाले और दो कुबड़ वाले। कुबड़ के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। देखते हैं अपन, देखो कौन कौन से आते हैं, एक कुबड़ वाले और कौन से होते हैं? दो कुबड़ वाले। एक कुबड़ वाला, देखो ये कुबड़, ये जो थुई है इसको अपन क्या कहते हैं? थंब या कुबड़ कहा जाता है। यही अपन ने गाय में पढ़ा था कि जो विदेशी गाय थी वो थंबलेस थी, उनमें कुबड़ नहीं पाया जा रहा था। जो देसी गायें थी उनमें कुबड़ पाया जा रहा था। तो यहाँ ऊँट भी दो प्रकार के, किसके आधार पे? कुबड़ के आधार पे। कुबड़ के आधार पे बात करें तो जो अपने देसी ऊँट होते हैं, जो अपने भारत में जो ज्यादातर ऊँट पाए जाते हैं वो एक कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। और राजस्थान में तो जनरली जितने भी ऊँट होते हैं वो सारे के सारे एक कुबड़ वाले ही होते हैं। देखिएगा, एक कुबड़ वाले, देखो इनमें एक कुबड़ पाया जा रहा है, ठीक है। अभी दो कुबड़ वाले ऊँटों के बारे में भी अपन देखेंगे। एक कुबड़ वाले ऊँट की बात करें तो इनको अरेबियन ऊँट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरेबियन ऊँट। इनके उसकी जूलॉजिकल नेम की बात करें तो इनका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है? कैमेलस ड्रोमेडेरियन। क्या होता है भैया? कैमेलस ड्रोमेडेरियन। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर कितने होते हैं अपने? 76 होते हैं भैया। इसमें इस ऊँट में जो अपना एक कुबड़ वाला ऊँट होता है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 76 होते हैं, 74 होते हैं, ठीक है। वितरण की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो, भारत के शुष्क व उष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। अरब में, प्रायद्वीप व अफ्रीका महाद्वीप में ये ऊँट पाए जाते हैं। कहाँ पे? अरब में, प्रायद्वीप व अफ्रीका महाद्वीप में कौन से ऊँट पाए जाते हैं भैया? एक कुबड़ वाले। मतलब जो जितना भी अपन कह सकते हैं कि डेजर्ट जो एरिया, रेगिस्तानी जो क्षेत्र है या जो शुष्क क्षेत्र है, अगर उसमें ज्यादातर ऊँट पाए जाते हैं तो वो एक कुबड़ वाले ऊँट होते हैं। क्लियर? राजस्थान में पाए जाने वाले ऊँट एक कुबड़ वाले ही होते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान तो वैसे भी डेजर्ट है, तो राजस्थान में पाए जाने वाले जितने भी ऊँट होते हैं वो सारे के सारे एक कुबड़ वाले होते हैं। इस चीज को अपन को अच्छी तरीके से नोटिस करना है, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले कि भैया भारत में सबसे ज्यादा ऊँट, तो भी राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊँट अपने कहाँ पे होते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं, ओके। और राजस्थान में सबसे ज्यादा पूछ ले तो अपने जैसलमेर में पाए जाते हैं। चलो आगे अपन बात करते हैं दो कुबड़ वाले ऊँट की। इसको एशियन ऊँट कहा जाता है, ठीक है। इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है? कैमेलस बैक्टीरियंस। क्या होता है? कैमेलस बैक्टीरियंस। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं भैया? 2n बराबर
72 पाए जाते हैं, ठीक है। उसकी अपेक्षा 2 गुणसूत्र इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। इसकी देखो 2 कुबड़, एक कुबड़ ये रही और एक कुबड़ ये रही, इसमें 2 कुबड़ पाई जाती है। अगर भारत में अगर इन ऊँटों की बात करें तो ये ऊँट भारत में भी पाए जाते हैं, लेकिन कहाँ पाए जाते हैं, अपने जो ध्रुवीय प्रदेशों की अपन बात करें, जो शीत प्रदेश अपने हैं वहां पे भारत में ये ऊँट पाए जाते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं नॉर्थियन जो कंट्रियां हैं अपने, जैसे कजाकिस्तान मान लीजिएगा, उज्बेकिस्तान मान लीजिएगा, किर्गिस्तान मान लीजिएगा, ठीक है, उनमें मोरक्को वगैरह मान लीजिएगा, उनमें जो ये पाया जाने वाला ऊँट है वो कौन सा पाया जाता है, अपना 2 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है। देखो ये ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ठंडी जलवायु। और अपना जो नॉर्थ कंट्री वाला एरिया है वो सारा का सारा क्या है भैया, ठंडा प्रदेश है। तो उस क्षेत्र में जो ऊँट पाए जाते हैं वो सारे के सारे ऊँट क्या होते हैं भैया, 2 कुबड़ वाले होते हैं। भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अगर 2 कुबड़ वाले ऊँटों के बारे में पूछे तो अपने लद्दाख, और दूसरा कहाँ पे पाया जाता है भैया, कश्मीर में। कुछ इलाकों में ये ऊँट आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो अपन भारत की अगर बात करें तो भारत के जो ठंडे प्रदेश है वो अपने लद्दाख और कश्मीर है, ठीक है। कुल्लू मनाली शिमला ये सारे अपने क्या है, ठंडे प्रदेश है। तो इनमें इनकी कुछ झलक देखने को आपको मिल सकती है। बाकी तो अगर भारत की बात कर ले या राजस्थान की बात कर ले तो यहाँ केवल 1 कुबड़ वाले ऊँट ही पाए जाते हैं, बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं, भारत में सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक ऊँट कहां पाए जाते हैं, राजस्थान में। देखो कितने ऊँट है भैया, 85.20%। भाई अगर भारत में 100% ऊँट पाए जा रहे हैं, उसमें से 85% ऊँट कहां पे पाए जा रहे हैं, अपने राजस्थान में। भारत में कुल ऊँटों की संख्या देखिएगा, 20वीं पशुगणना के अनुसार अगर देखिए भारत में कुल ऊँटों की संख्या, क्योंकि अभी 21वीं पशुगणना तो हुई नहीं है, तो 20वीं पशुगणना के अनुसार अगर बात करें तो 2.5 लाख। भारत में टोटल जो ऊँट है वो कितने हैं, फिलहाल 2.5 लाख। अभी 21वीं पशुगणना नहीं हुई है, 2019 के अनुसार। किसके अनुसार है भैया, 2019 या 20वीं पशुगणना के अनुसार, गणना के अनुसार, ठीक है। कितने ऊँट पाए जा रहे हैं, 2.5 लाख। और इससे पहले जो 2012 में 19वीं पशुगणना हुई थी, उस समय भारत में ऊँटों की संख्या थी कितनी, 4 लाख। कितनी थी भैया, 4 लाख, जो घटकर 20वीं पशुगणना के समय कितनी रह गई थी, 2.5 लाख रह गई थी, ठीक है। तो इस समय सरकार को काफी बड़ा झटका लगा कि भैया ऊँटों की संख्या तो कम हो रही है। जब ऊँटों की संख्या कम होने लगी तो क्या किया, आपको पता है, क्योंकि ऊँटों के मीट वगैरह का काफी ज्यादा प्रयोग करने लग गया था, प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी, तो सरकार ने इनकी कटाई पर रोक लगा दी थी, मतलब इनके मीट वगैरह पे रोक लगा दी थी, इनका मांस आप यूज नहीं कर सकते, और इसको राज्य पालतू पशु का दर्जा दे दिया गया था। ऊँट को कब दे दिया गया था, लगभग 2013-14 के समय इसको राज्य पालतू पशु का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद मान सकते हैं अपन की इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, देखो, ठीक है। और राजस्थान में अगर अपन बात करें 20वीं पशुगणना के अनुसार अगर बात कर लें तो राजस्थान में जो ऊँटों की संख्या है फिलहाल कितनी है, 2.13 लाख। कितनी है भैया, 2.13 लाख। अब 2.13 लाख आ रही है तो अपन कह सकते हैं कि भैया लगभग 85% ऊँट तो यहाँ पे पाए जाने हैं, ये कंफर्म है। तो टोटल जो भारत में जो टोटल ऊँट पाए जा रहे हैं 20वीं पशुगणना के अनुसार 2019 में जो हुई थी उसके अनुसार 2.5 लाख ऊँटों की संख्या भारत में थी। और राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में कितनी, 2.13 लाख ऊँट राजस्थान में पाए जा रहे हैं। क्लियर बताया जा सकता है, अर्थात टोटल जो भारत में ऊँट पाए जा रहे हैं उनका 85.20% ऊँट अपने राजस्थान में पाए जा रहे हैं। राज्य में ऊँटों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला अगर 19वीं पशुगणना 2012 के अनुसार देखें तो कौन सा है भैया, बीकानेर। और प्रेजेंट में वर्तमान में अगर 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार देखा जाए तो कौन सा अपना, जैसलमेर। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार अगर देखा जाए तो कौन सा है, जैसलमेर जिले में। राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा ऊँट देखा जाए तो अपने जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। राज्य में सबसे न्यूनतम संख्या में ऊँट झालावाड़ जिले में पाए जाते हैं। झालावाड़ में ऊँट आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। राजस्थान में सबसे कम आंधियाँ भी झालावाड़ में चलती है, ये भी ध्यान रख लेना। सबसे ज़्यादा बरसात भी वहीं होती है। और बीकानेर की, अपने जो जैसलमेर है वहाँ की बात कर ले तो आंधियाँ भी ज़्यादा चलती है और यहाँ सूखा भी है और ऊँट भी यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, बताया जा सकता है।
तो अगर न्यूनतम ऊंटों की संख्या पूछ ली जाए राजस्थान में तो झालावाड़, और अधिकतम अगर अब आपको संख्या पूछ ली जाए तो जैसलमेर में ऊंटों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और आपको बता ही दिया कितने कितने ऊंट पाए जा रहे हैं, भारत में 2.5 लाख और राजस्थान में 2.13 लाख, अर्थात भारत के 84.25% ऊंट केवल राजस्थान में पाए जाते हैं। अर्थात सबसे ज्यादा भारत में जो ऊंट पाए जाते हैं वो अपने राजस्थान राज्य में ही पाए जाते हैं, बताया जा सकता है यहां तक। तो 1 कुबड़ वाले और 2 कुबड़ वाले ऊंट कंप्लीट है, अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि 1 कुबड़ वाला कैमेलस ड्रोमेडेरियन और 2 कुबड़ वाला कैमेलस बैक्टीरियन। कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरियन। अर्थात 2 कुबड़ है तो वो तो ठंडे प्रदेशों में पाया जाएगा, 1 कुबड़ है तो वो शुष्क क्षेत्रों में या उष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। और अपने यहाँ की बात करें तो यहाँ तो 1 कुबड़ वाला ही पाया जाता है। अगर भारत में 2 कुबड़ वाला पूछ ले तो अपने कहाँ पे पाया जाता है? लद्दाख और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, अर्थात वो नॉर्थर्न कंट्रियों में पाया जाता है, जो अपने उत्तरी जो विदेश है उनमें पाया जाता है। ठीक है भैया, आगे अपन बात करते, देखिएगा राज्य सरकार द्वारा जनवरी माह में बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन करवाया जाता है। कि आपको पूछ ले कि भैया राजस्थान सरकार के द्वारा ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? जनवरी माह में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्लियर? ऊंट को राज्य सरकार ने 19 सितंबर 2014 को पालतू श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया। मैंने आपको बता दिया था कि इसको राज्य पशु घोषित करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? अगर जंगली की बात करें तो अपना चिंकारा होता है, ठीक है, जंगलों की बात कर ले, और पालतू में बात कर ले तो अपना कौन सा है भैया? ऊंट। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या जैसे जैसे घटती जा रही थी उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान सरकार थी उसने इसके कटने पे या इसके मांस वगैरह पे रोक लगा दी और इसको राज्य पशु घोषित कर दिया तथा 30 जून 2014 को इसके संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, 30 जून 2014 को तो अधिसूचना जारी की गई और 19 सितंबर 2014 को इसको क्या कर दिया गया था भैया? राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया था। बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा ऊंटों के देवता पाबूजी राठौड़ कहलाते हैं। ऊंटों के देवता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और हो सकता है आपको भी पूछा जा सकता है। ये जीके का भी क्वेश्चन है और अपने एनिमल हस्बेंड्री का भी क्वेश्चन है। ठीक है, ऊंटों के देवता पाबूजी, अगर जैसे सांपों के देवता अपने गोगा जीर, तेजा जीर इनको कहते हैं ना, तो ऊंटों के देवता कौन है भैया? पाबूजी। और भूतों के देवता कौन है? भैरू जी। वो तो देख लेना आप अपने हिसाब से जो भी है, लेकिन ऊंटों के जो देवता है वो किसको माना जाता है? पाबूजी को माना जाता है, जिन्हें मारवाड़ ऊंट सांड लाने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, मारवाड़ ऊंट लाने का जो श्रेय प्राप्त है वो किसको है भैया? पाबूजी राठौड़ को है। ठीक है, राजस्थान में ऊंट पालक प्रमुख जाति रायका या इसको रेबारी जाति, अर्थात ऊंट पालने का कार्य जो राजस्थान में करती है उस जनजाति का या जाति का नाम अगर आप बताएं तो कौन सा? रायका या रेबारी जाति के जो लोग होते हैं वो ऊंटों को पालने का कार्य करते हैं। ठीक है, ऊंटों का टोला रखने का कार्य वही करते हैं। ऊंटनी के दूध में विटामिन सी व लाइसोजाइम और इंसुलिन तत्व पाया जाता है। देखो विटामिन सी अधिक पाया जाता है जिसके कारण आपको बता दें ये जल्दी से फट जाता है क्योंकि खट्टापन है। खट्टापन होने के कारण बाकी अन्य पशुओं के दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। हाँ, कीस में विटामिन सी होता है। ठीक है, जबकि अगर ऊंट का तो जनरली जो ऊंट का दूध नहीं, ऊंटनी के दूध की बात करें तो ऊंटनी के दूध में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है जिसके कारण वो तुरंत प्रभाव से फट जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें लाइसोजाइम और इंसुलिन तत्व भी पाया जाता है। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं भैया? ऊंटनी के दूध में लाइसोजाइम और इंसुलिन तत्व भी पाए जाते हैं और इसके साथ विटामिन सी की मात्रा भी अधिक होती है। क्लियर? बता सकते हैं आराम से। चलो अपन बात कर लेते हैं आगे, देखिएगा ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला उस्तकला कहलाती है। ठीक है, ऊंट की खाल पे क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के अपन बात कर लेते हैं तो उसकी जो ऊन होती है, बाल होते हैं, उनको काट के अच्छी तरीके की चित्रकला बना दी जाती है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उस्तकला बोला जाता है। ठीक है, उस्तकला बोला जाता है, जिसके लिए बीकानेर का उस्ता परिवार प्रसिद्ध है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक बीकानेर में उस्ता फैमिली है, वो ये कार्य करती है, इसलिए इस कला का नाम क्या रख दिया गया? उस्तकला रख दिया गया। मतलब वो अजीबोगरीब तरीके से उनके बाल काटकर उनके ऊपर मांडने या चित्रकला जैसी प्रदर्शनी कर देते हैं। और वो कौन सी फैमिली करती है ये कार्य? उस्ता फैमिली करती है, इसलिए ऊंटों पर जो चित्रकारी की जाती है उसको उस्तकला कहा जाता है। बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है भैया? जोहड़वीड, बीकानेर। NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल।
राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे भैया? जोहड़वीड बीकानेर में। अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना। स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। भारत में प्रथम ऊंट दुग्ध डेयरी, ऊंट के दूध की पहली डेयरी कहाँ पे थी? वहीं अपने जोहड़वीड बीकानेर में, जहां एनआरसीसी है वहीं पे क्या थी? ऊंट के दूध की पहली डेयरी थी। ठीक है भैया, बताया जा सकता है। आगे देखिएगा, ऊंटनी के दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में कैमल मिल्क मिनी प्लांट 2018 में स्थापित किया गया था। कौन सा प्लांट? कैमल मिल्क मिनी प्लांट 2018 में स्थापित किया गया था। किसके लिए स्थापित किया गया था? भाई लंबे समय तक जो ऊंटनी का दूध है वो खराब नहीं हो सके, इसके लिए कैमल मिल्क मिनी प्लांट यहाँ पे अपने स्थापित किया गया था, 2018 में किया गया था। नाचना, देखो नाचना प्रजाति के जो ऊंट है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं और सबसे तेज दौड़ने वाले, सेना में भी उन ऊँटों का प्रयोग किया जाता है। देखो ऊँट का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है, कृषि क्रियाओं में किया जाता है। दूसरी चीज इनका भार ढोने में किया जाता है। तीसरी चीज इनका मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इनको लड़ाया भी जाता है और इनका डांस भी करवाया जाता है इनका। ठीक है, इसके अलावा और किस काम में भैया? ये तेज दौड़ने वाले, अपन मान ले सेना में भी इनका प्रयोग किया जाता। पहले साधन वगैरह नहीं थे तो ऊँटों का प्रयोग ही कहाँ पे किया जाता था? सेना में किया जाता था। ठीक है, तेज दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आपको पूछा जा सकता है कि विश्व प्रसिद्ध तेज दौड़ने वाले ऊँट कौन से? तो नाचना, जो जैसलमेर में पाए जाते हैं, बताया जा सकता है। आगे देखिएगा, गौमठ फलौदी के ऊँट सवारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो गौमठ फलौदी है ना, ये दोनों ऊँटों की बात कर लें तो किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? सवारी के लिए सबसे प्रसिद्ध ऊँट है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। देखिएगा, ये नस्लें आ गई। नस्लों से पहले कुछ और बातें अपन कर लेते हैं। देखो, जैसे ऊँट का जो बच्चा होता है, ऊँट का बच्चा, उसकी बात कर लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? टोरडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? टोरडा कहा जाता है। और इसका गर्भकाल सबसे लंबा होता है, ध्यान रख लेना। गर्भकाल सबसे लंबा आपको बताया हुआ है, शुरू में भी ये चीजें मैंने बता दी थी। और फिर देख लीजिएगा, लगभग 410 दिन का होता है। कितने दिन का होता है भैया? इसका जेस्टेशन पीरियड 410 दिन का होता है। ठीक है, इसका जो मधुचक्र है, ऊंट का जो मधुचक्र है वो 14 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 14 दिन का। इन चीजों को अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना। ऊंट का जो बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? टोरडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोरडा कहा जाता है। इसका आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ऊंट पालने वाली जाति रेबारी या रायका जाति, ऊंटों के देवता पाबूजी। ठीक है, और ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है? टोरडा कहलाता है। ठीक, इसका गर्भकाल सबसे लंबा होता है, 410 दिन का होता है। मध्यचक्र की बात करें तो 14 दिन का इसमें मध्यचक्र होता है, बताया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरीके से यहाँ पे आप बता सकते हो। ठीक है, आगे बात करें तो भैया सबसे सुंदर ऊंट कौन सी नस्ल का होता है? सबसे सुंदर ऊंट, तो सबसे सुंदर ऊंट की अगर मैं बात करूं तो कौन सी नस्ल के होते हैं भैया? अपने बीकानेरी नस्ल के। कौन सी नस्ल के? बीकानेरी नस्ल के ऊंट सबसे सुंदर होते हैं। सबसे ब्यूटीफुल अगर ऊंटों की बात करें तो वो बीकानेरी नस्ल के ऊंट होते हैं, बताया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं। आगे देखिएगा, अब अपन बात कर लेते हैं ऊंटों की जो भी नस्लें हैं, नस्लों के बारे में अपन बातें कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहली नस्ल देखो, ये आ गई बीकानेरी। कौन सा ऊंट है? बीकानेरी ऊंट है, सबसे सुंदर ब्यूटीफुल। बात कर लें, देखो उत्पत्ति इसकी बीकानेर से सर्वाधिक ऊंची नस्ल है, जिसकी हाइट कितनी होती है? 10 से 12 फीट। इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे ऊंचा बीकानेरी, सबसे सुंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोनों। सबसे सुंदर और सबसे ऊंचा ऊंट कौन सा है? अपना बीकानेरी ऊंट है। ठीक है भैया, बताया जा सकता है। देखो बीकानेरी जो है वो किस किस के संकरण से बना है? सिंधी इंटू बलूची जो ऊंट है, इन दोनों के संकरण से बीकानेरी नस्ल तैयार की गई है भैया। ओके, विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है, ये अपन ने लिख दिया। इसका शरीर गठीला एवं मजबूत होता है, मतलब देखो गांठों जैसा होता है, गांठे गांठे दिखेगी आपको जगह जगह पे, गठीला होता है और
बिल्कुल मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग इसकी बॉडी होती है, बताया जा सकता है। आगे देखिएगा भैया, जहां खोपड़ी खत्म होती है वहां एक गड्ढा पाया जाता है, मतलब इसकी जो खोपड़ी है ना वो खत्म होने के तुरंत बाद एक गड्ढा पाया जाता है और उस गड्ढे को स्टॉम्प कहा जाता है। देखिएगा आपको स्टॉम्प दिखा देते हैं, ये खोपड़ी इसकी खत्म हो रही है, इसके यहाँ पे एक गड्ढा पाया जाता है, ये देख लीजिए आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे इसके गड्ढा पाया जाता है और उस गड्ढे को क्या कहा जाता है, स्टॉम्प कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, स्टॉम्प कहते हैं। बोझा, बोझ ढोने, ये बोझ है, बोझ नहीं है, बोझा, ठीक है, बोझ ढोने एवं कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नस्ल है। कौन सी नस्ल है भैया, बीकानेरी नस्ल कृषि कार्य और भार ढोने के लिए सबसे अच्छी नस्ल है। रंग इसका क्या होता है, गहरा भूरा या काला होता है। रंग आपको अच्छी तरीके से दिखाई गया है ना, गहरा भूरा या काला रंग इसका होता है, सबसे अच्छी तरीके से आप इसको बता सकते हैं। चलो ये तो हो गया बीकानेरी। बीकानेरी के बाद अब अपन बात करते हैं जो अपना जैसलमेरी आ जाता है भैया, यह आ गया अपना जैसलमेरी। देख लीजिएगा जैसलमेरी, जैसलमेरी ऊंट सबसे ज़्यादा चलने वाला ऊंट होता है भैया। ये अगर ऊंट की आप बात कर लेते हो तो ऊंट एक दिन अगर रात्रि ठंडी रात में 60 से 90 किलोमीटर तक ऊंट चल सकता है। देखिएगा मैं यहीं लिख देता हूं, आपको पता रह जाएगा इस चीज़ का। ऊंट एक ठंडी रात में, ठंडी रात में, हाँ भैया, एक ठंडी रात में 60 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है भैया, 60 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी, एक ठंडी रात में ये 60 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और सुन लीजिएगा ऊंट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। पहली चीज तो अपन ने बता दी कि ये 60 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूसरी बात, ऊंट एक साथ लगभग 135 लीटर पानी पीता है। एक साथ कितना पानी पी सकता है ऊंट, 135 लीटर पानी पी सकता है, अर्थात ऊंट को 10 दिन भी ऊंट बिना पानी पिए रह सकता है। ऊंट 10 दिन तक, हाँ भैया, ऊंट 10 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, ठीक है, क्लियर। क्यों, क्योंकि ऊंट में भैया अपन बात करें तो पसीना बहुत कम आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऊपर जो चमड़ी पाई जाती है वो मांसल होती है, अपन कह देते हैं उसमें क्यूटिकुल आवरण पाया जाता है, जिसके कारण पानी की हानि नहीं होती है। तो एक साथ ये 135 लीटर पानी पी सकता है और 10 दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकता है, क्लियर। और अगर एक कोई ठंडी रात हो, बिल्कुल ठंडी रात है, तो ये 60 से 90 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है, ठीक है। 60 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात दूसरी अपन बात कर ले, देखो ऊंट में, हाँ और चीजें मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे लिख देंगे, चलो कोई बात नहीं, और आ जाएगी। ये तो आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। एक ऊंट एक ठंडी रात में 60 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ऊंट एक साथ लगभग 135 लीटर पानी पीता है। ऊंट 10 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। कुछ चीज़ें और है जो अपन यहाँ पे लिख देंगे। देखिएगा, दूसरी मैं बात कर लेता हूँ, जैसलमेरी बाद में पढ़ेंगे अपन। ऊंट में रास्ता पहचानने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। बात यह है कि भैया अगर आप ऊंट को यूं मान लीजिएगा, आप किसी क्षेत्र से जयपुर तक ऊंट को ले आए और जयपुर से लाकर अगर आपने उस रोड पे वापस ऊंट को घुमा दिया, तो आप अगर सो भी गए तो ऊंट आपको घर पे ले जाकर छोड़ देगा भैया। उसमें रास्ता पहचानने की बहुत ही अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अच्छा,
ये अगर रास्ता पहचानने की अद्भुत क्षमता इसमें पाई जाती है तो ध्यान रख लेना, इसमें दूसरी एक और पाई जाती है, इसमें बदले की भावना भी पाई जाती है। अगर आपने ऊंट को कभी पीट दिया हो, है ना, तो ऊंट ध्यान रख लेना बदला लेने की भावना उसमें 6 महीने बाद भी अगर वो आपको उसने पहचान लिया तो आपको उठा पटक कर देगा भैया। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं, ऊंट में बदले की भावना पाई जाती है, बदला लेने की भावना होती है। अगर आपने ऊंट की पिटाई कर दी तो यह ध्यान रखिएगा कभी ना कभी ऊंट आपका बदला जरूर ले लेगा। तो ऊंट में एक बदला लेने की भावना पाई जाती है और रास्ता पहचानने की इसमें अद्भुत समझा होती है। चलो अब अपन दूसरी नस्ल की बात कर लेते हैं, कौन सी की, जैसलमेरी नस्ल की बात कर ले। देखो अगर बात कर ले अपन भारत में जो रजिस्टर्ड ब्रीड है ऊंट की मान्यता प्राप्त नस्लें तो भैया ऊंट की लगभग 9 नस्लें, कितनी है, 9 नस्लें भारत में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, उसमें से लगभग सारी नस्लें राजस्थान में ही मान लीजिएगा आप, लगभग 9 नस्लें क्या है ऊंट की रजिस्टर्ड है, किसके द्वारा, NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो आपको बताया हुआ है ना, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो की बात कर लेते हैं जो करनाल हरियाणा में है। उसके अनुसार ऊंट की 9 नस्लें क्या है भैया, रजिस्टर्ड ब्रीड है। ठीक है भैया, अब देख लीजिएगा अपन आगे बात कर लेते हैं ऊंट की जैसलमेरी नस्ल में। उत्पत्ति स्थान नाम से पता चल रहा है, जैसलमेर क्षेत्र। ऊंचाई होती है, ठीक है, ऊंचाई अधिक होती है, इसकी सवारी हेतु उपयुक्त नस्ल है। इसकी ऊंचाई बात कर लेते हैं अपन 9 से 10 फीट। ठीक है, 9 से 10 फीट ऊंचाई होती है इसकी, सर्वाधिक सवारी हेतु, ठीक है, बैठकर जाने के लिए उपयुक्त नस्ल है। इसे नाचना ऊंट भी कहा जाता है। नाचना ऊंट मैंने बता ही दिया था आपको, लंबी दूरी तय करने वाला ऊंट नाचना ऊंट होता है। तेज दौड़ने वाला ऊंट भी कौन सा होता है, नाचना ऊंट होता है। आंखें सिर के अनुपात में बड़ी होती है, इनकी देखो जो आंखें है ना वो सिर के अनुपात में काफी ज्यादा बड़ी होती है। तेज चाल के कारण सेना व पुलिस द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। तेज चलते हैं इसलिए इनका प्रयोग सेना या पुलिस में भी किया जाता है भैया। ओके, आगे देखिएगा, ये ऊंट 100 से 140 किलोमीटर एक दिन में चल सकता है, लेकिन अगर जनरली अपन बात करें किसी ऊंट की तो 60 से 90 किलोमीटर तक वो चल सकता है। इसमें स्टॉम्प नहीं पाया जाता। बीकानेरी नस्ल में जो दिमाग था, दिमाग के पीछे गड्ढा पाया जा रहा था, वो इसमें नहीं पाया जाता, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्टॉम्प कहते हैं। इसके आंखों पर या कान पर बाल नहीं पाए जाते, इसकी आंखों पर भी बाल नहीं होते और कानों पर भी बाल नहीं होते, जबकि बीकानेरी में ये चीजें थी। रंग हल्का भूरा होता है, ये तो लगभग ऊंटों की अपन बात करें तो ऊंटों का जो रंग होता है हल्का भूरा या गहरा भूरा होता है। क्लियर, आगे अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा आगे जो नस्ल आती है वो आती है मेवाड़ी। कौन सी आ जाती है, अपनी मेवाड़ नस्ल आ जाती है। उत्पत्ति इसकी कहाँ से है भैया, मेवाड़ क्षेत्र से। ये पंजाब के ऊंटों से विकसित किया गया है। किसके ऊंटों से, पंजाब के ऊंटों से इसको विकसित किया गया है। ठीक है भैया, नीचे का होठ लटका हुआ रहता है। इसका होठ देखो आपको इसमें दिखाई देगा, इस जो जैसलमेरी थी इसमें देखो आपको ये दिखाई दे रहा है, नीचे का जो होठ है वो इस तरीके से लटका हुआ दिखाई देता है। इमेज थोड़ी सही से नहीं लग पाई, नीचे का होठ इसमें क्या होता है, लटका हुआ रहता है। आंखें इसकी छोटी छोटी होती है, आंखें इसकी बहुत छोटी होती है, आपको दिख रही है। कृषि कार्य एवं वजन ढोने के लिए उपयुक्त नस्ल है, कृषि कार्य के लिए बेस्ट है और वजन ढोने के लिए भी सबसे शानदार नस्ल है भैया, बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा इन 3 नस्लों के अलावा जो अपनी और इंपॉर्टेंट नस्लें बच जाती है उनके बारे में भी अपन बता देते हैं कौन सी नस्ल कहाँ की है। तो इनको देखिएगा, अपनी जो कच्छी नस्ल है, कच्छी एक ऊंट की नस्ल है जो गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है भैया, गुजरात में पाई जाती है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। सांचोरी, सांचोरी की बात करें तो ये राजस्थान में ही पाई जाती है। सांचौर जालौर जिले की बात करें तो ये वहाँ पे पाई जाती है। फिर आ जाती है मालवी, ये मालवी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्लियर, इसके बाद आ जाती है मेवाती, ये भैया राजस्थान के अलवर और हरियाणा में पाई जाती है, यूँ मान लीजिएगा हरियाणा में पाई जाती है। क्लियर, इसके बाद आ जाती है खराई, ये खराई भी भैया गुजरात की नस्ल है। कहाँ की है, गुजरात की नस्ल है।
तो अपन लगभग ये जो ऊँट की नस्लें हैं उनके बारे में बता सकते हैं कि ऊँट की जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी होती है। तो इनका आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, कौन कौन सी नस्लें ऊँट में जो ऊँट की होती है वो किस प्रकार से होती है। मुख्य रूप से इसमें बीकानेरी, अपन ने जैसलमेरी और मेवाड़ी नस्ल के बारे में पढ़ ही लिया था। अब आगे अपन बात करते हैं, देखो ऊँट का एक मुख्य रोग होता है सर्रा, इसको तीवर्ष्या भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं भैया? तीवर्षा रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 वर्ष तक रेगुलर ऊंट में रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तीवर्षा रोग भी कहा जाता है। ठीक है, इसका आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तीवर्षा, ठीक है, ऊंटों की मुख्य बीमारी होती है सर्रा। ठीक है, खोज इसकी किसने की थी? ग्रिफ्थ्स इवान ने इस रोग की खोज की थी भैया। ठीक है, अन्य नाम देख लो इसका, तीवर्षा हो गया, सड़ा हो गया, ट्रिपेनोसोमिया, गलतिया हो गया, ये इसके नाम होते हैं। इसका जो रोग कारक होता है वो कौन सा होता है? ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई होता है, इसलिए इसका नाम ट्रिपेनोसोमिया भी रख दिया गया है। ठीक है भैया, ऊंट के प्रबंधन की बात कर ले। देखो ऊंट का प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में पढ़ना भी जरूरी है। देखो ऊंट के प्रबंधन की बात करें, शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में ऊंट के लिए अनुकूल होती है। मतलब अगर शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वो ऊंट के लिए परिस्थितियां क्या होती है? अनुकूल होती है। क्यों? क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। ओके, बताया जा सकता है। त्वचा के नीचे वसा की तह नहीं के बराबर होने के कारण शरीर के अतिरिक्त ताप को निकालने में इसे सुविधा होती है। ठीक है, अतिरिक्त तापमान को बाहर तुरंत प्रभाव से ये निकाल देता है। आगे देखिएगा, ये गद्देदार पैर के पंजों से रेत में सुदृढ़ पकड़ पैदा करता है। इस कारण ऊंट रेतीली भूमि पर सुगमता से चल सकता है। इसी क्षमता के कारण इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। शिप ऑफ डेजर्ट इसे कहा जाता है, मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि इसके पैर गद्देदार होता है, अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, बालू मिट्टी में। आगे अपन बात करते हैं, इसके हॉट अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण कंटीली झाड़ियों एवं वृक्षों से पत्तियां चरते हुए कांटे चुभने से बचाव होता है। ठीक है भैया, बताया जा सकता है। कुबड़ इसकी ऊंटी की मुख्य विशेषता होती है। ऊंट की जो कुबड़ होती है ना, हम अपन कह सकते हैं, हम की बात करें तो ये ऊंट की क्या होती है? मुख्य विशेषता होती है। ये आकार में लगभग 50 सेंटीमीटर ऊंची और 200 सेंटीमीटर घेरेदार होती है। जो कुबड़ होती है वो 50 सेंटीमीटर ऊंची होती है और 200 सेंटीमीटर घेरेदार होती है, बताया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं ऊंट की आहार व्यवस्था। ऊंट प्रतिदिन अपने शरीर भार का, ये मैंने पहले बता दिया था आपको, जितना बड़ा जानवर होगा वो उतना ही कम परसेंट में क्या खाएगा भैया? चारा खाएगा। और जितना ही छोटा जानवर होगा वो अपने शरीर भार का ज्यादा परसेंट में खाएगा। जैसे बकरी है तो बकरी अपने शरीर भार का 5 से 7% सूखा चारा खाती है। जैसे ऊंट है, बड़ा पशु है, तो ये अपने शरीर भार का 2% शुष्क चारा ग्रहण कर सकता है। आहार ऊंटों को निम्न तालिका के अनुसार देना चाहिए। देखो कौन कौन से आहार उसको देना चाहिए। आयु वर्ग की बात कर ले, अगर 1 से 12 माह तक का कोई ऊंट है तो उसको 2.5 kg क्या देना चाहिए? चारा देना चाहिए, और आधा kg उसको दानों का मिश्रण देना चाहिए। ठीक है भैया, ये तो इसको देना चाहिए। अगर ऊंट 1 से 2 वर्ष का हो गया, ऊंट 1 से 2 वर्ष का हो जाता है तो उसको 5 kg तो चारा देना चाहिए, और 1 kg उसको क्या देना चाहिए? दानों का मिश्रण देना चाहिए। जैसे अपने गेहूं, बाजरा, मक्का वगैरह हो गया, इनको मिक्स करके उनको देना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, अगर 2 से 3 वर्ष की आयु का कोई ऊंट हो जाता है तो उसको चारा कितना देना चाहिए? 8 kg, और उसको अगर दाना मिश्रण की बात कर ले तो 1.5 kg उसको दानों का मिश्रण देना चाहिए। चलो ये तो हो गया 2 से 3 वर्ष की आयु की बात। फिर आगे बात कर लेते हैं आयु वर्ग। तो 3 वर्ष के जो उपरांत, 3 वर्ष से ऊपर की आयु के जो ऊंट हो जाते हैं उनको 12 kg तो सूखा चारा खिलाना चाहिए और 2.5 kg उनको दाना खिलाना चाहिए। नर प्रजनन हेतु अगर किसी ऊंट का प्रयोग प्रजनन के लिए किया जा रहा है तो उसको 14 kg तो क्या खिलाना चाहिए भैया? चारा, और 3 kg उसको क्या खिलाना चाहिए? दानों का मिश्रण खिलाना चाहिए। ये भैया ऊंट के लिए विशेष प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, तो इसका आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से आपको बताना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक अच्छी तरीके से आप बता सकते हो? चलो भैया, ये तो हो गया। ऊंट की आवाज निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछ लेता हूं। ऊंट की आवाज निकालने की क्रिया, ऊंट की आवाज निकालने की क्रिया, निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखो वैसे तो कहते हैं घुरघुराना, गुराना, या अपन बात कर ले तो वैसे कहा जाता है ग्रूटिंग। क्या कहते हैं? ग्रूटिंग कहते हैं। ठीक है, और ऊंट का जो बधियाकृत नर होता है
बदिया करते नर ऊंट की बात कर लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ग्लेडिंग। क्या कहा जाता है भैया? ग्लेडिंग कहा जाता है। ठीक है, जो बदिया कर ऊंट का जो नर होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं? ग्लेडिंग कह सकते हैं। तो बताया जा सकता है ग्लेडिंग क्या होता है और अपने जो ग्रोटिंग होता है उसमें क्या फर्क होता है। अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ऊंटों के देवता अपन ने बता दिए, बाबूजी को कहा जाता है। ठीक है, और प्रजनन में जो काम आते हैं उन ऊंटों को क्या कहा जाता है भैया? माटी ऊंट कहा जाता है। ठीक है, और बाहर ढोने वाले जो होते हैं उनको लद्दू ऊंट कहा जाता है। इसका भी अपन को ध्यान रखना है। प्रजनन वाले ऊंट, प्रजनन वाले ऊंट उनको क्या कहते हैं? माटी ऊंट। क्या कहा जाता है? माटी ऊंट कहा जाता है। और अपन बात कर लें भार ढोने वाले, भार ढोने वाले, जो भार ढोने वाले ऊंट होते हैं उनको कहा जाता है लद्दू ऊंट। क्या कहा जाता है भैया? लद्दू ऊंट कहा जाता है। तो इन चीजों को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये चीजें आपको पूछी जा सकती है। आगे अपन बात करते हैं, देखो गर्भवती व दूध देने वाली मादा एवं बोझ ढोने वाले ऊंटों को 25% अतिरिक्त पोषक आहार उपलब्ध करवाना चाहिए। ऊंट के आहार में 75 से 150 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु को नमक डालना चाहिए। देखो नमक डालने से क्या होता है? उनके जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो अच्छा कार्य कर लेता है या पाचन अच्छा हो जाता है। आगे अपन बात करते हैं, देखो ऊंट प्राय शुष्क चारा ही पसंद करता है, अतः इसके आहार में दलहनी चारे को भी मिलाना चाहिए। भूसा और फलीदार चारा 1:1 में इनको खिलाना चाहिए। ऊंट चने के मुंह से, अर्थात अपन जो चारा बच जाता है चने को निकालने के बाद उसके अपन नीनी जिसको कहा जाता है, ठीक है, अधिक पसंद करता है, जिसे खारिया जिसको अपन कह सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में खारिया कहा जाता है। ठीक है, ये अपन ने कह दिया जिसको खारिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त खेजड़ी की पत्तियां जिन्हें लूम कहते हैं वो भी ऊंट बहुत ज्यादा पसंद करता है भैया। ऊंट के लिए पसंदीदा चीज है वो भी। ऊंट की आवास व्यवस्था वैसे तो अपन ने बता दी थी। ऊंट का आवास स्थल ऊंचाई पर वह खुला होना चाहिए। एक ऊंट को 70 से 100 वर्ग फीट तथा स्थान की आवश्यकता होती है। कितने स्थान की आवश्यकता होती है? 70 से 100 वर्ग फीट स्थान की इसको आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो ऊंट की प्रजनन व्यवस्था, मध्यचक्र इसमें मैंने आपको बता दिया था 14 दिन का होता है। इसमें मध्यकाल 3 से 4 दिन का होता है। गर्भकाल की बात कर लेते हैं तो 385 से 390 या 410 दिन मैंने सही बताए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रथम बार गर्भ सक्षम कौन सा होता है भैया? 3 से 4 वर्ष की आयु में। नर प्रजनन योग्य कब होता है इसका? 5 से 6 वर्ष की आयु में, अर्थात जो प्यूबर्टी आ जाती है इसमें वो 5 से 6 वर्ष की आयु में आती है। तो बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे देखिएगा, नर ऊंट की भांति सांडनी सर्दियों में ही गर्म होती है तथा गर्भ धारण की क्षमता रखती है। अर्थात जो ऊंटनी होती है वो गर्भ धारण की जो क्षमता उसमें पाई जाती है वो सर्दियों में सबसे ज्यादा होती है। सर्दियों में नर ऊंट का मध में आना, गर्म होना रट या मस्त कहलाता है। जब ऊंट, कहने का मतलब ये है कि ऊंट, गाजा ऊंट जिसको कहा जाता है, जब वो गर्म हो जाता है या वो संभोग का इच्छुक हो जाता है उसको क्या कहते हैं? रट या मस्त। ठीक है, मस्त कहलाता है। ओके, मादा में डिंब का संकलन नर से मिलने के लगभग 36 घंटे बाद होता है। कहने का मतलब इनमें जो जुड़ाव होता है निषेचन की क्रिया में वो 36 घंटे बाद होता है। आगे देखिएगा, साधारणतः 2 वर्ष के अंतराल से एक सांडिनी से एक बच्चा प्राप्त होता है। समय पर गर्भधारण करवाकर 3 वर्ष में 2 बच्चे भी प्राप्त किए जा सकते हैं, ये अपन बता सकते हैं। ओके, आगे देखिएगा, बात करते हैं इसमें ऊंटों का स्वास्थ्य। सामान्य ऊंट की श्वसन दर 5 से 7 मिनट होती है, ये अपन ने पहले बता दिया। नाड़ी गति 28 से 32 होती है, ये भी अपन ने बता दिया। शारीरिक तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो 99.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, ये असामान्य होने का मतलब है पशु बीमार हो सकता है। अगर तापमान कम या ज़्यादा हो जाए या नाड़ी गति कम या ज़्यादा हो जाती है तो ये अपन को मान लेना चाहिए कि पशु में कोई ना कोई दिक्कत जरूर हो रही है। ओके भैया, बताया जा सकता है। आगे देखो, ऊंट में होने वाली बीमारियां। ऊंट में माता कैमल पॉक्स जिसको कहा जाता है, एंथ्रेक्स जिसको जो गिल्टी रोग, गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर, ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग है, ये विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग तो उसमें कौन कौन से होते हैं? ऊंट माता हो गई, एक्थाइमा रेबीज हो गया, ये तो वायरस जनित रोग हो गए। बैक्टीरिया के द्वारा उसमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं? एंथ्रेक्स हो गया, गिल्टी रोग हो गया, गलघोटू हो गया, ब्लैक क्वार्टर हो गया, ये जीवाणु जनित हो जाएंगे। ठीक है, परजीवी या प्रोटोजोआ जनित की अपन बात कर ले, सर्रा जो मुख्य रोग होता है ऊंट का, तीव्रस्या रोग होता है, खुजली पांव हो गया, मेंज हो गया, परल्यूकस हो गया,
पोषक तत्वों की कमी से, ठीक है। जब डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं तो पाइका रोग, ये रोग फास्फोरस की कमी से होता है। ऊंट में पाइका रोग हो जाता है जो फास्फोरस की कमी से होता है, इनका ध्यान रख लीजिएगा। विषाणुजनित, जीवाणुजनित, परजीवी द्वारा और पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। सर्रा रोग, सर्रा रोग, तीवर्ष्या रोग, ट्रिपेनोसोमियासिस इसको कहा जाता है। इसका जो कारक होता है, ठीक है, अभी अपन ने बताया था, जो प्रोटोजोआ होता है वो कौन सा होता है, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक परजीवी या प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। गोबक्सी नामक मक्खी होती है, ठीक है, गोबक्सी नामक जो मक्खी होती है वो इस रोग को फैलाने का कार्य करती है। सर्वाधिक प्रभाव वर्षा ऋतु में होता है। ऊँटों में सबसे भयंकर बीमारी है ये, ठीक है, ये अपन बता सकते हैं, ऊँटों की सबसे भयंकर बीमारी होती है भैया। आगे अपन बात कर लेते हैं, ये ऊँटों में पाया जाने वाला भयंकर जानलेवा रोग होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। इस रोग की दो अवस्थाएं होती है, तीव्र, जब ये तीव्र होता है, और दीर्घकालीन अवस्था। बचाव की बात कर लेते हैं तो रोगग्रस्त ऊँटों को अलग कर दिया जाता है, परजीवी नष्ट करने के लिए फिनिट का छिड़काव करते हैं, ठीक है, फिनिट का छिड़काव किया जाता है भैया। आगे देखो, खुजली पांव रोग की बात कर लेते हैं। बाह्य परजीवी सार्कोप्टिव कैमेलाई द्वारा ऊँटों में होती है। सर्रा त्रिवर्षा के बाद मेंज ऊँटों में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला रोग है। खुजली पांव जो दूसरा रोग है, सर्रा के बाद अगर दूसरा रोग ऊँटों में पूछ लिया जाए तो खुजली पांव होता है भैया, ठीक है। आगे लक्षण, खुजली आने से बेचैन ऊँट शरीर को दीवार वृक्ष से रगड़ता है जिससे खून आने लगते हैं एवं घाव पड़ जाते हैं। दीर्घकालीन मेंस में सफेद चाक युक्त रेत सी दिखने वाली शुष्क चमड़ी हो जाती है, ठीक है, सफेद राख युक्त दिखने लग जाती है। उपचार, गंधक सल्फर लिनेन प्लस तेल लगावे और रोगी पशु को अलग रखे, क्योंकि यह बीमारी रोगी ऊँट से स्वस्थ ऊँटों में भी तेजी से फैल जाती है, इसलिए अगर कोई ऊँट बीमार हो गया तो उसको अलग रख लेना चाहिए। आगे अपन बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ये मैंने बता दिया था। बर्दियागढ़ जो ऊँट होता है उसको ग्लेडिंग कहा जाता है। मान्यता प्राप्त जो पूरी नस्लें हैं ऊँट की वो 9 है, ये अपन ने बता दिया। औसत भार जो ऊँट की बात कर लें तो 500 से 700 केजी 750 केजी का ऊँट होता है, और मादा की बात कर ले तो 400 से 600 केजी का ऊँट होता है। नवजात जो ऊँट होता है उसको टोल्डा कहा जाता है, जो 35 से 40 केजी का होता है भैया, ठीक है। प्रजनन में काम आने वाले ऊँट क्या कहलाते हैं, माटी ऊँट कहलाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से। ऊँट के मध्य में या गर्मी में पीरियोडिकल सेक्सुअल एक्साइटमेंट की बात को क्या कहा जाता है भैया, उस अवस्था को रट या मस्ट कहा जाता है। मध्य में आने का समय, सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा होता है। ऊँट अपनी आरबीसी का आकार 240 गुना तक बढ़ा सकता है। ऊँट की जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो उसका आकार ये लगभग 240 गुना तक भी बढ़ा सकता है, ठीक है भैया। तो अच्छे तरीके से बता सकते हैं अपन ऊँट के बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऊँट की बारी सारी डिटेल अपन ने बता दी है, अच्छी तरीके से आपको इसको पढ़ना है। और कल अपन जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है अपन डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो भी पशु है उन पशुओं में होने वाले रोगों के बारे में अपन बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, ठीक है भैया। धन्यवाद आज के